हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। रे ऑप्टिक्स का आज हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या प्रकृति होती है, किस प्रकार से प्रकाश का संचरण होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब से रिलेटेड बेसिक जानकारी हमने इसके पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पुटअप होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर हमारे पास परावर्तन को अगर हम समझते हैं तो उसके अनुसार नॉर्मल अगर हम यहाँ पर देखें, यदि किसी गेंद को किसी दीवार के अगर हम मारते हैं तो उस दीवार से टकराकर वो गेंद वापस लौट आ जाती है, उसे ही हम उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रकाश किरण जब किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है या उसके टकराती है तो टकराकर वो वापस उसी माध्यम में, उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से वो गई थी। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सिर्फ इसी घटना को समझने के लिए हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, कौन से नियम वहाँ पर लगते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार का पृष्ठ होना चाहिए उसको वापस भेजने के लिए, ये सभी जानेंगे हम आज की क्लास में। तो हमारे पास इसकी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि इसके अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। माना कि हमारे पास यहाँ से कोई रे यहाँ पर आपतित होती है, इस सरफेस से टकराती है और वापस लौट आती है। अब इसके लौटने का जो तरीका होगा वो हो सकता है इस तरफ हो सकता है इस तरफ हो सकता है इस साइड में हो, इस ओर जा सकती है, इस ओर जा सकती है। किस प्रकार से ये वापस लौटेगी, इन सबको ही समझना है आज के टॉपिक में। तो आपको बेसिक तो इसमें कंप्लीट समझ में आ ही चुका होगा कि इसमें हमें अध्ययन क्या करना है। तो इसमें हमें अध्ययन यही करना है कि कोई किरण किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पे अटैक करेगी, वहाँ पर वो टकराएगी और टकरा कर वापस लौट आ जाएगी, और इसी का हमें आज पूरा कंप्लीट अध्ययन करना है। समझते हैं इसके डायग्राम के अनुसार। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई सरफेस यहाँ पर है जहाँ पर कोई रे आपतित होगी और वापस लौटेगी। माना कि इसके ऊपर ये कोई रे आपतित होती है, यानी कोई प्रकाश किरण जो इस पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है और इससे टकराकर ये वापस लौटेगी। तो इस सरफेस को हम परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया M डैश। बिल्कुल आप इसको कंप्लीट समझ लीजिए, लिखा हुआ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस M डैश को मैं बोल सकता हूँ परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। यहाँ पर ये जो रे है इससे पार नहीं हो, इस वजह से इसके दूसरे साइड अपारदर्शी होता है। यानी एक तरह से यदि कोई मिरर है जिसके दूसरी सतह के ऊपर पॉलिश होगी, यानी प्रकाश जो है वो इसमें से होकर पार नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास आने वाली जो किरण होगी उसे हम यहाँ पर बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और परावर्तन को समझने के लिए अब हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर वो रे आपतित होती है उस पॉइंट पर सरफेस से परपेंडिकुलर एक रेखा का निर्माण हमें करना है, जिसे उस पृष्ठ का नॉर्मल बोला जाता है, यानी उसका अभिलंब बोला जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हम एक अभिलंब का निर्माण कर लेंगे, यानी यहाँ पर एक 90 डिग्री के ऊपर आपको एक रेखा का निर्माण करना है, जिसे मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ N से, यानी ये इस पृष्ठ का अभिलंब। ध्यान रखना अभिलंब जो होगा वो हमेशा जिस पृष्ठ के ऊपर रे आपतित होगी उस पृष्ठ के उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि यदि नॉर्मल आपकी ये वाली रेखा है तो आपतित ये जो रे होगी वो इस नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर पुटअप करेगी, और यहाँ पर जो एंगल बनाएगी उसको मैं दर्शा देता हूँ I से, जिसे बोला जाता है आपतन कोण। तो I यहाँ पर जो है वो है आपतन कोण। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जैसे हवा से कोई रे आ रही थी तो यहाँ पर मैं माध्यम को नाम दे देता हूँ फर्स्ट, और
जिस मीडियम दूसरे से जाके वो टकराएगी, यानी ये जो सरफेस हमारे पास है, इस सरफेस का माध्यम मान लिया हमने कितना है 2। तो हवा से आ रही है और मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है, तो मिरर का मीडियम अलग होगा और हवा से आ रही है तो उसका मीडियम अलग होगा। तो हवा से आ रही है, मिरर से टकराएगी और वापस हवा में जाएगी, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। किस प्रकार से लौटेगी? स्वतः ही लौटेगी या कोई नियम बनेगा, कोई तरीका होगा, उसी को हम आगे समझते हैं। अब हमारे पास ये जो आपतित किरण थी यहाँ पर आपतित हुई और वापस ऊपर की ओर ही जाएगी, वापस उसी मीडियम में लौटकर जाएगी। तो माना कि हमारे पास जाने वाली जो रे है वो इस प्रकार से जाती है। तो जाने वाली जो किरण होगी यानी टकरा कर वापस जो रे लौटेगी, उस रे को बोला जाता है परावर्तित किरण, क्योंकि उस किरण का परावर्तन हो चुका है, परावर्तित किरण। यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ PO और इसको नाम दे देता हूँ Q। तो PO जो है वो आपतित किरण, OQ परावर्तित किरण, ON अभिलंब, I आपतन कोण। तो जहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, तो उसी प्रकार से ये जाने वाली जो रे होगी वो भी अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती हुई जाएगी, यानी उससे साइड से वो होती हुई जाएगी। तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उस एंगल को दर्शा दिया जाता है R से और इसे बोला जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप यहाँ से परिभाषा को कंप्लीट कर सकते हैं परफेक्ट। इसके अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, तो प्रकाश की इस घटना को भी बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हमें व्यवहार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो टोटल वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस वस्तु को हम देख पाते हैं उसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती हैं, वहां से टकराती हैं और टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती हैं और उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। उसे ही तो हम प्रकाश कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो अपनी आंखों के ऊपर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। तो हमारे पास जो भी वस्तुएं दिखाई देंगी उन सब का जो पृष्ठ होगा वो समतल तो नहीं होगा। जिस प्रकार से मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर का ये वाला जो पॉइंट है वो आपके यहाँ पर पतला है। इसकी बात करें तो ये आपकी इसकी साइज मोटाई में हो जाती है, यानी यहाँ से ये पृष्ठ इस प्रकार से बैंड खा रहा है। तो जब आपके यहाँ पर बैंड खाएगा तब भी हमें ये पूरा मार्कर दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्लेन है तब भी हमें ये दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास अभी फिलहाल हमने जो सरफेस लिया है वो एक प्लेन को समझा है। तो हो सकता है कि आपके पास जो सरफेस हो वो आपके पास खुरदरा हो, यानी उबड़ खाबड़ टाइप का हो, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ प्लेन ही हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परावर्तन आपके 2 टाइप्स का बन सकता है, एक तो आपके प्लेन के रूप में हो और एक आपकी जो सतह है, पृष्ठ है, जिससे किरण टकराकर वापस लौटेगी, वो हो सकता है कि आपके खुरदरी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट अध्ययन करेंगे इससे आगे आने वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर हम जो परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ परावर्तन किस प्रकार से होगा उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर परावर्तन को समझेंगे। फिर वो नियम जो हैं किसी भी पृष्ठ के ऊपर आप लागू कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये नियम होंगे, चाहे पृष्ठ आपके प्लेन हो चाहे खुरदरा पृष्ठ हो, सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए वो नियम लागू होंगे और वहां पर उसको लागू करके हम उस सरफेस के लिए परावर्तन को समझेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि परावर्तन के नियम है कौन से। तो उसके नियम के अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हम यहाँ पर समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको लिखा हुआ कंप्लीट मिल जाएगा। अब आप इसको सिर्फ समझ लीजिए। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट लॉ के अनुसार हमारे पास में ये होगा कि इसके अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। पहले नियम को ढंग से समझिए कि आपतित किरण यानी PO, अभिलंब यानी ON और परावर्तित किरण OQ हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं, चाहे पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो।
चाहे प्लेन हो और चाहे अनियमित आकृति का या खुरदरा पृष्ठ हो, सभी के लिए ये नियम लागू होता है। इसके अनुसार थोड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लेन है, यहाँ पर जो प्लेन की हम बात कर रहे हैं उसका तल ये वाला है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पृष्ठ। यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा रखी है, तो जब यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा रखी है तो उससे जो लाइट आएगी वो लाइट यहाँ पर टकराएगी, तो जो आने वाली जो किरण है वो आपके वर्टिकल यानी इस बोर्ड वाली सतह से आ रही है। थोड़ा ये समझ लीजिए, तो आने वाली किरण बोर्ड से आ रही है एक तरह से, नॉर्मल जो होगा वो भी आपके बोर्ड पर निर्मित हो रहा है और परावर्तित किरण है वो भी आपके बोर्ड पर ही जा रही है। तो ये तीनों इस बोर्ड के ऊपर ही है, यानी खड़े हुए पृष्ठ पे, या हम ये कहें वर्टिकल वाले तल में, इस वाले तल में ही है। ऐसे नहीं, आने वाली किरण ऐसे होगी, अभिलंब ऐसे होगा और जाने वाली किरण इस प्रकार से चली जाए या इस प्रकार से, क्योंकि अगर ये इस प्रकार से जाएगी तो जाने वाली किरण का जो तल होगा वो क्षैतिज होगा, जबकि आने वाली किरणों का जो प्लेन था वो ऊर्ध्वाधर था। तो तीनों हमेशा एक ही तल में होंगी, अलग अलग तल में नहीं होंगी। ये इसका पहला नियम होगा। तो फर्स्ट नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आपको लिखा हुआ कंप्लीट मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो सेकंड नियम के अनुसार यहाँ पर परावर्तन कोण का जो मान होगा वो हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर होगा, यानी R का मान I के मान के बराबर होगा, चाहे आपके पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो, प्लेन हो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ हो, किसी भी प्रकार का सरफेस हो, तो वहां पर R का मान I के मान के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आने वाली किरण जो है यदि अभिलंब के साथ सपोज कीजिए 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। यही होता है परावर्तन का सेकंड नियम। बिल्कुल आसान है और इन्हीं दोनों नियमों का उपयोग करके हम चाहे किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो, सभी के लिए परावर्तन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ चुका होगा, आपतित किरण यानी ऊर्ध्वाधर तल से, अभिलंब ऊर्ध्वाधर तल में तथा परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर तल में, वो सदैव एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के मान के क्या होगा, बराबर। आने वाली रे यदि अभिलंब के साथ 25 का एंगल बना रही है तो जाने वाली रे भी अभिलंब के साथ 25 का ही बनाएगी। 65 का एंगल बनाती है तो 65 से ही हो जाएगी। 20 का एंगल बनाती है तो 20 के एंगल से ही लौट कर जाती है। ये हैं परावर्तन के दोनों नियम कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से अब आपकी क्लियर हो चुका होगा। अब इन्हीं को हम लागू करके देखेंगे हर प्रकार के पृष्ठ के ऊपर, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कितने प्रकार का है। तो हमारे पास प्रकाश का जो परावर्तन है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारे पास में है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड हमारे पास में है विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दोनों प्रकारों को हम समझते हैं, फिर हम जानते हैं कि प्रकृति में हमारे पास अधिकतर जो परावर्तन हमें महसूस होता है वो कौन सा है, रेगुलर या डिफ्यूज्ड। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों परावर्तन मैंने यहाँ पर नोट कर लिए। फर्स्ट हमारे पास में है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड हमारे पास में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो सरफेस होगा वह होगा एक प्लेन के रूप में। तो एक तरह से मान सकते हैं हम हमारे पास समतल मिरर हम यहाँ पर मान सकते हैं, यानी समतल दर्पण। अगर हमारे पास बात करते हैं विसरित परावर्तन की, तो इसके अनुसार हमारे पास जो सरफेस होगा वो इस प्रकार से अनियमित आकृति का होगा, या मैं ये कहूँ कि ये टेढ़ा मेढ़ा आकृति का होगा। तो व्यवहार में हमारे पास जो अधिकतर वस्तुएं होती हैं उनका पृष्ठ इस प्रकार से हो सकता है। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा अंदर दब रहा है, फिर थोड़ा अंदर दब रहा है, इस प्रकार से अनियमित आकृति का ये बन जाता है इस वाले रिफ्लेक्शन में। तो अब हम बात करते हैं यदि मान लीजिए कि इस सरफेस के ऊपर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है। यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 रे की अगर हम बात करते हैं, तीनों रे जो हैं यहाँ पर पैरेलल है
और जब एक से अधिक रे की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी प्रकाश किरण पुंज, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले भाग में अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या होते हैं वो, उन तीनों के लिए आप भाग फर्स्ट को जरूर देखिए। हमारे पास माना कि कोई पैरेलल लाइट ऑफ बीम यहाँ पर है, जिसके अनुसार ये हो गई आपके पास आपतित किरण। तो सेम ऐसा ही समांतर प्रकाश किरण पुंज इस सरफेस के ऊपर आपतित होता है। तो उसके लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंटों के ऊपर आपतित होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से ये आपतित किरण मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये प्लेन था तो इस प्रकार से जाएंगी, और आपके पास इस प्रकार से अनियमित आकृति का अगर सरफेस है तो एक रे यहाँ पर टकराएगी, एक यहाँ पर टकराएगी और एक रे यहाँ पर टकराएगी। पार होगी नहीं, क्योंकि दूसरी साइड आपके अपारदर्शी बनी हुई है, यानी उसमें से पार होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारे पास आपको ये बताया गया है कि जब भी आपको परावर्तन और आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें अपवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी कोई प्रकाश रे आपतित होती है उस आपतन बिंदु के ऊपर आपको पहला काम यही करना है कि उस पॉइंट के ऊपर आपको एक नॉर्मल का निर्माण करना है। और नॉर्मल जो होगा वो जिस पॉइंट के ऊपर अटैक कर रही है उस पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री से एक लाइन खींचनी है। अब आपको ये देखना है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप 90 बना रहे हो वहाँ पर वो 90 की लाइन गुजरेगी कहाँ से। सपोज कीजिए इस प्रकार से ये हाथ को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने इन अंगुलियों के ऊपर इस मार्कर को रखा है, तो इस अंगुली के और इस मार्कर के बीच में 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार से, यानी इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो बिल्कुल ऊपर की ओर होगा। बिल्कुल फोकस करना, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अंगुलियों को मैं इस प्रकार से नीचे की ओर ले जाता हूँ तो 90 डिग्री का बनाने के लिए इस मार्कर को भी नीचे घुमाना पड़ेगा। तब आपके नॉर्मल, अगर आपकी सरफेस इस प्रकार से है तो नॉर्मल जो होगा वो इस साइड में जाएगा। क्लियर है? दोबारा से देखिए, अगर इस प्रकार से प्लेन रखा हुआ है तो नॉर्मल ऊपर की ओर, यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं इसको इस प्रकार से सरफेस को मोड़ता हूँ तो आपके मार्कर भी इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा तो ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। थर्ड पॉइंट, यदि आपके पास प्लेन इस प्रकार से था और अब आपने अंगुलियों को नीचे नहीं मोड़ा बल्कि अंगुलियों को ऊपर उठा दिया इस प्रकार से, तो नॉर्मल आपके इस साइड में जाएगा। देखिए, क्लियर है? इस प्रकार से बाहर की ओर जाएगा, प्लेन वापस नीचे की ओर इस प्रकार से, प्लेन ऊपर की ओर, पृष्ठ ऐसे है तो नॉर्मल इस ओर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आप यहाँ पर भी नॉर्मल बना सकते हो। इसके अनुसार तो पृष्ठ ऐसे था तो हर पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ऊपर की ओर ही होगा। यहाँ पर नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की ओर ही बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाला, ठीक है ना? ये तीनों समांतर हैं, इसलिए तीनों के लिए अभिलंब जो हैं वो ऊपर की ओर ही बनेंगे। यहाँ पर अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर। यानी ये आने वाली किरण यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो ये भी 20 का ही बनाएगी, ये भी 20 का ही बनाएगी, क्योंकि तीनों रे जो हैं वो पैरेलल हैं और तीनों नॉर्मल भी पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जाने वाली जो किरण होगी वो भी नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी, 20 डिग्री का ही बनाती हुई जाएगी उसके सेकंड लॉ के अनुसार। फर्स्ट लॉ का भी ध्यान रखना, आपतित, नॉर्मल और परावर्तित तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। तो जितने एंगल से ये आई उतने ही एंगल से ये लौट के वापस जाएगी, और 20 का बन रहा है तो 20 डिग्री का बनाते हुए आप लाइन खींच दीजिए। मान लीजिए ये जाने वाली ये है, 20 से ऐसे जाएगी, 20 से ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आई 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 आर 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 और आई इज इक्वल टू आर होगा। तो आने वाली रे एक डायरेक्शन से आ रही है, जबकि जाने वाली रे भी एक निश्चित डायरेक्शन में ही जा रही है। लेकिन ये प्रक्रिया आपकी कब हुई कि एक निश्चित डायरेक्शन में आना और एक निश्चित डायरेक्शन में ही लौटना। ये किसकी वजह से संभव हुआ, जब आपके सरफेस जो था, जो पृष्ठ था वो बिल्कुल प्लेन था उस स्थिति में। सेकंड नियम हमारे पास यहाँ पर लागू हुआ। फर्स्ट नियम, ऊर्ध्वाधर तल से किरणें आ रही हैं,
ऊर्ध्वाधर तल में ही आपकी नॉर्मल है और ऊर्ध्वाधर तल में ही आपके परावर्तित किरण है। या आपकी आपतित किरण, या आपकी हो गई परावर्तित किरण। अब हमारे पास इस पृष्ठ की बात करते हैं। तो इस पृष्ठ के लिए बात करें तो आप देखना यहाँ पर ये जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से खड़ा हुआ पृष्ठ बनेगा। तो इसका नॉर्मल ऊपर की ओर ही बनेगा। तो इस पॉइंट के लिए यानी इस छोटी सी जगह की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नॉर्मल यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि छोटा सा हिस्सा एक तरह से प्लेन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जो सतह है वो सतह इस प्रकार से झुक रही है। अगर प्लेन ऐसे था, बिल्कुल फोकस करना, तो आपके ऐसे झुक रहा है तो आपके मार्कर ऐसे की बन रहा है। तो नॉर्मल आपके इस ओर जाएगा, तो नॉर्मल इस दिशा में। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार से था, आपके पृष्ठ ऊपर की ओर झुक रहा है तो आपके नॉर्मल इस साइड में पहुंच रहा है। तो आपके पास इसका नॉर्मल बनेगा इस ओर। यहाँ पर आप आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर करते हुए परावर्तित किरण को गुजारिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जितना एंगल है वो सपोज किया वही वापस हमने 20 डिग्री का यूज किया, तो जाने वाली रे जो होगी वो 20 डिग्री से ही लौटेगी, ये वाला एंगल। तो एक रे आपकी इस साइड जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ की। ये एंगल अब आपको दिख रहा होगा 20 का तो नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए 35 का है, तो जाने वाली जो रे होगी वो 35 से ही लौटेगी। तो एक रे इस साइड में जा रही है, एक रे इस साइड में जा रही है, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं परावर्तन हो रहा। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल ये है, तो आने वाली रे इसके साथ एंगल बनाएगी, ध्यान से देखिए। तो लौटने वाली जो रे होगी वो इधर की ओर आएगी, क्योंकि आपके पास नॉर्मल जो है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मध्य होना चाहिए। नॉर्मल दोनों के मध्य, नॉर्मल दोनों के मध्य, नॉर्मल दोनों के मध्य। तो आप देखिए आने वाली रे एक निश्चित डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन टकरा कर वापस लौटने वाली जो रे हैं वो चारों तरफ फैल चुकी हैं। कोई रे इधर जा रही है, कोई रे इधर जा रही है, कोई इधर जाएगी, और भी अनेक रे आएंगी, तो वो सभी रेखाएं चारों तरफ फैल जाएंगी। तो हम यहाँ पर कोई सी भी जगह पर होंगे तो उस जगह से हमें वो वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि चारों तरफ जब रे फैलेंगी तो हमारी आंखों में कोई ना कोई रे जरूर पहुंचेगी और वो वस्तु हमें दिखाई देगी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन। ये था हमारे पास कौन सा, नियमित परावर्तन। हमने यहाँ पर इनके दोनों के डायग्राम समझे हैं। सरफेस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर नॉर्मल बनेंगे, नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपको परावर्तित किरण को भेजना, मेन फैक्ट आपके यही है। ठीक है, तो फर्स्ट के अनुसार क्या है कि जब आपतित प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती हैं। इसे ही कहा जाता है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इसके अनुसार आपतित किरणें जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर या अनियमित पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तित होकर वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, या हम ये कहें कि वो एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती हैं, उसे ही कहा जाता है विसरित परावर्तन। और प्रकृति में हमें जो भी वस्तुएं अधिकतर दिखाई देंगी वो आपके विसरित परावर्तन की वजह से ही दिखाई देंगी। तो ये हो गया हमारे पास प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो अब तक हमने क्या जाना कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के हमारे पास दो नियम हैं। फर्स्ट नियम के अनुसार आपतित रे, नॉर्मल और परावर्तित किरण तीनों हमेशा किसी भी प्रकार के पृष्ठ के लिए एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड हमारे पास में था कि परावर्तन कोण का मान और उसके आपतन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, चाहे पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो। यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 35, यहाँ पर 35। तो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। परावर्तन हमारे पास दो प्रकार का। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ और हम यहाँ पर बातों को जान लेते हैं, जिनमें कि आपके 1 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट ही पुटअप किया जा सकता है। उसके अनुसार आपतित किरण
और परावर्तित किरण, इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी परावर्तन की घटना में आपतित किरण की आवृत्ति, उसकी आकृति, उनकी चाल, उनका रंग, ये चेंज नहीं होते हैं। यानी आने वाला प्रकाश यदि रेड कलर का होगा तो लौटने वाला प्रकाश भी रेड कलर का ही होगा। जितनी स्पीड से ये यहाँ पर आपतित होंगी उतनी ही स्पीड से वापस लौटती है। जिस प्रकार से गेंद को अगर हम दीवार की जितनी तेज मारेंगे उतनी ही तेज लौट कर वो वापस आती है, वो भी चेंज नहीं होगी, आकृति चेंज नहीं होगी। या अगर मोटी बीम आ रहे तो मोटी बीम ही आपको जाती हुई दिखाई देगी। चाल, रंग, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है रिफ्लेक्शन की घटना में। एक राशि ऐसी है जो प्रकाश के परावर्तन में चेंज हो जाती है और वो होती है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में एक राशि ऐसी होती है कि जो चेंज हो जाती है और वो उस परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर होती है और वो है प्रकाश की तीव्रता। यानी इंटेंसिटी जो है वो आपके परावर्तन की घटना में चेंज हो जाती है क्योंकि वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होती है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए तीव्रता का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कांच लिया है, रेड कलर की आपने लाइट यहाँ पर डाली है तो रेड कलर की लाइट ही वापस आपको मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु ली है, उसके ऊपर आपने यहाँ पर रेड कलर की लाइट डाली है तो रेड कलर की लाइट ही आपको वापस मिलेगी। जितनी स्पीड से भेज रहे हो उतनी स्पीड से वापस आएगी, जितनी स्पीड से भेज रहे हो उतनी स्पीड से वापस आएगी। लेकिन इस सरफेस के लिए इनकी इंटेंसिटी अलग होगी और इस सरफेस के लिए उनकी इंटेंसिटी अलग होगी। ये था प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश के परावर्तन का कंप्लीट मैटर कंप्लीट। हो सकता है आपकी परिभाषा सीधी पूछ ली जाए, वहाँ पर आपके नियम पूछ लिए जाएं, वहाँ पर हो सकता है उनके प्रकारों के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन में कौन सी भौतिक राशि चेंज हो जाती है, तो वो था हमारे पास प्रकाश की तीव्रता। कौन कौन सी राशियाँ चेंज नहीं होती हैं वो आपके पास यहाँ पर है, कंप्लीट लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लेना। ये आपके पास समझाने के लिए मैटर था। मेरे हिसाब से अब आपके ये समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या उसके नियम थे, कितने प्रकार थे। इन सब के अनुसार हम आगे अध्ययन करेंगे मिरर के लिए, क्योंकि मिरर में भी प्रकाश का परावर्तन ही होता है। तो जो प्रक्रिया आज हमने यहाँ पर कंप्लीट की है उसी का उपयोग हमें करना है उन मिरर के ऊपर। तो नेक्स्ट इससे आगे आने वाले पार्ट नंबर 3 में हम जानेंगे कि मिरर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, किस प्रकार से उनमें परावर्तन होता है, कौन कौन से नियम वहां पर कंप्लीट होंगे, किस प्रकार की साइज बनेगी, कुछ जानेंगे इससे आगे आने वाले वीडियो में। इसको आप कंप्लीट कीजिए प्रकाश के परावर्तन को। तो जितना भी मटेरियल अब आपको मिल रहा है उनका फास्टली रिवीजन कीजिए और कंप्लीट कीजिए अपने 9 मार्क्स। और यदि प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट होता है आपका टॉपिक तो अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय है, उनको भी प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट भाग में मिलेंगे हम मिरर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।